बीते 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 19 मिनट के संबोधन में ईरान पर कई दावे किए थे। ट्रंप ने तो यहां तक कहा था कि ईरान की सैन्य शक्ति काफी कमजोर हो गई है, ईरान के पास अब तो जवाब देने की क्षमता भी नहीं बची है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कुछ इसी तरह के दावे किए थे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के बाद ईरानी सेना ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल इस युद्ध में अमेरिकी वायुसेना को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। 2 अलग अलग घटनाओं में एक F-15 लड़ाकू विमान और एक A-10 विमान के तबाह होने के बाद अमेरिका में मानो कोहराम मचा हुआ है। 2 अलग अलग घटनाओं में एक F-15 लड़ाकू विमान और एक A-10 विमान के तबाह होने के बाद अमेरिका के गंवाए गए विमानों की संख्या 7 तक पहुंच गई है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया गया है। यह फाइटर जेट ईरान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अपने मिशन पर था। इस विमान के क्रू को ढूंढने के लिए अमेरिकी विमान A-10 अटैक एयरक्राफ्ट पहुंचा तो उस पर भी हमला हुआ। ईरान के हमले के बाद A-10 कुवैत के हवाई क्षेत्र तक किसी तरह पहुंचने में सफल रहा। पायलट तो किसी तरह बच गया, लेकिन अमेरिकी विमान कुवैत में ही क्रैश हो गया। ईरान ने F-15E और A-10 जैसे विमानों को मार गिराने में मजीद इंफ्रारेड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। मजीद एयर डिफेंस सिस्टम साल 2021 से ही ईरान के पास है। मजीद एयर डिफेंस सिस्टम ईरान द्वारा विकसित एक आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे खास तौर पर ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक हमला करने में सक्षम है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं, जिससे यह बिना रडार के भी लक्ष्य को पहचान सकता है। इसकी मोबाइल क्षमता उसे तेजी से तैनात करने में मदद करती है। कुल मिलाकर ये सिस्टम आधुनिक युद्ध में कम दूरी की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके इंफ्रारेड सेंसर 15 किलोमीटर तक टारगेट को देख सकते हैं। इसे काशेफ 99 फेज्ड अरे सिस्टम से जोड़ा गया है, जो ट्रैकिंग को 30 किलोमीटर तक बढ़ा सकता है, जो एक साथ कई टारगेट पर नजर रखने में सक्षम है। दरअसल F-15E और A-10 जैसे विमान काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे, इसीलिए मजीद एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसानी से निशाना बना लिया। इसके पहले भी इस युद्ध के दौरान ईरान ने मजीद एयर डिफेंस सिस्टम का कई बार इस्तेमाल किया है। इसके अलावा भी ईरान के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनसे वो अमेरिकी ड्रोन और अमेरिकी लड़ाकू विमानों को टारगेट करने की लगातार कोशिश करता है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका इजराइल के खिलाफ चाइनीज HQ-9B लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ साथ ईरान के पास रूस से लिया गया एक बेहद खतरनाक हथियार है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलें भी इस्तेमाल की हैं। गौरतलब है कि ईरान ने रूस से 500 कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलें खरीदी थी, जो दुनिया की सबसे एडवांस शॉर्ट रेंज सिस्टम है। ये मोबाइल मिसाइल है जो हमले के फौरन बाद दूसरे जगह पर ले जाई जाती है, जिससे दुश्मन को इसकी लोकेशन का पता ना चल सके। यानी ईरान के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनसे वो अमेरिकी विमानों और ड्रोन्स को मार गिरा रहा है। वहीं F-15E जेट गिराए जाने के बाद ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि विमानों का नुकसान युद्ध है, लेकिन इससे अमेरिका ईरान के बीच चल रही बातचीत पटरी से नहीं उतरेगी। ट्रंप के इस बयान पर जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, खाड़ी में डेफिनेटली तनाव बढ़ रहा है। तनाव बढ़ ही नहीं रहा, तनाव है वहाँ पर इस समय। जहाँ तक ट्रंप ने जो बात कही कि इनके जो 1 या 2 एयरक्राफ्ट गिरे हैं आज या कल में, उसने ये कहा कि फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ जंग जारी है। बिल्कुल सही बात है। इसका भाई अगर जंग है, बड़ी जंग है, और आप अमेरिका जैसे देश हैं, आप इतना सारे वेपन्स हैं, इतने सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, तो वॉर में अगर 1-2 एयरक्राफ्ट गिर भी गए तो कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली दैट। बट ऑन दी अदर हैंड इसका असर ऐसे पड़ता है कि दुनिया को दिखता है और ईरान के अंदर भी दिखता है कि ईरान में अभी भी क्षमता है फाइट बैक करने की, परंतु अमेरिका बहुत डैमेज कर रहा है ईरान को। रियलिटी है, डैमेज कर दिया है, बहुत बड़ा कर रहा है और करते रहेगा जिस हिसाब से उसके विचार है।
इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के हालात ऐसे कर देना चाहते हैं कि सारे चारों तरफ देश में खंडहर हो, ओके, रैकेज हो। इनकी आर्मी और मिलिट्री फैसिलिटीज तो आप छोड़िए, ये इनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटल डैमेज करने पे उतारू हो गए हैं। ब्रिज उड़ा रहे हैं ताकि देश के अंदर कनेक्टिविटी ना रहे, इंडस्ट्रियल प्लांट्स उड़ा रहे हैं, स्टील की फैक्ट्रीज उड़ा रहे हैं, एल्यूमिनियम फैक्ट्रीज उड़ा रहे हैं, केमिकल फैक्ट्रीज को उड़ा रहे हैं, पुलिस स्टेशंस को उड़ा रहे हैं ताकि कल को कोई कोऑर्डिनेशन भी ना हो पाए, क्योंकि पुलिस ही लोकल कोऑर्डिनेशन करती है कई बार। पुलिस स्टेशंस उड़ा रहे हैं, पानी के वाटर प्लांट्स उड़ा रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के 9 वाटर प्लांट्स हैं, जैसे मानिए इन 9 को उड़ा दिया जाए तो क्या हालात होगा पीने के पानी का। फिर लास्ट स्टेप में ये जाके ईरान की बिजली के पावर प्लांट सारे उड़ाना चाहते हैं ताकि एक वक्त ऐसा आ जाए कि ईरान की पूरी सरकार जो नेक्स्ट भी आए या जो भी आए उनको छोड़ दें, क्या फ़र्क पड़ता है। ये आपस में वो धीरे धीरे 20 साल तक फिर डेवलप होने में लगेगा। तो अमेरिका और इजराइल का ये विचार है फिलहाल के लिए। हाँ, बीच में कभी ईरान सरेंडर कर दे कि भाई बहुत हो गया, मैं और नहीं ले सकता, उस सरेंडर में सीज फायर की क्या टर्म्स होंगी वो अलग बात और है। सर, अमेरिका का A-10 विमान लेकिन पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया। इससे पहले एक F-15E स्ट्राइक ईगल ईरान के ऊपर मार गिराया गया था, जिसमें एक सदस्य को बचा लिया गया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। यानी अमेरिका को भी खाड़ी देश में जो युद्ध चल रहा है इससे नुकसान तो उठाना पड़ रहा है। या अमेरिका को कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है, पर ज़्यादा नुकसान जो भी हो उठाना पड़ रहा है खाड़ी के देशों को और इजराइल को। पर ये जो पायलट गिरा है और अभी तक उसका पता नहीं है, उसको अगर ईरान ने कैप्चर कर लिया तो मुझे ये याद दिलाता है कि ट्रंप का शायद ऐसा हाल ना हो जो कार्टर का हो गया था। जब होस्टेजेस अमेरिकन एम्बेसी की कैप्चर कर ली गई थी 1980 में, रोज अमेरिका की टेलीविजन स्क्रीन्स पर उनकी फोटो वीडियोस आते थे और देश में ये माहौल बनी है कि कार्टर तो बहुत कमज़ोर है, उन्हें निकाल ही नहीं पा रहा। तो इस तरह से इस पायलट के अगर वीडियोस रोज आने शुरू हो गए ईरान की तरफ से कि ये देखो ये रहा आपका पायलट, या उसने मैसेज दिया मुझे बचाओ, तो ट्रंप पे आ जाएगा कि भाई ट्रंप तो वीक है कि उसको निकाल नहीं पा रहा, बहुत प्रेशर आएगा ट्रंप पे। दूसरी बात जो अगेन कार्टर के साथ हुई थी, कार्टर ने उस प्रेशर में आके एक हेलीकॉप्टर और एक एयर ऑपरेशन भेजा था कि इनको इवैक्यूएट कर लो। जितने होस्टेजेस हैं करीब 50 थे, उसमें 8 हेलीकॉप्टर्स 4 एयरक्राफ्ट वगैरह ईरान गए थे, पर डेजर्ट स्टॉर्म ऐसा आया कि जब वो लैंड करे तो हेलीकॉप्टर्स ही कुछ ख़राब हो गए, उन्हें वापस भागना पड़ा और उसमें करीब 8 अमेरिकन सोल्जर्स मारे भी गए थे अपने आप ही क्रैश में। तो ऐसे अफरा तफरी में इस पायलट को एवैक्यूएट करने के लिए अगर ट्रंप ऑर्डर कर दे कोई ग्राउंड ऑपरेशन टाइप कि भाई हम जाएंगे, हमारे मरीन्स जाएंगे या कोई जाएंगे, एयरक्राफ्ट जाएंगे, ब्लैक हॉक्स जाएंगे, उसको निकाल के ले आएंगे, वैसी ऑपरेशन अगर बॉचअप हो गई तो ट्रंप की लीडरशिप पे एक बहुत बहुत बड़ा काला धब्बा लग जाएगा। आप इनकार कर दिया है, उसने अमेरिका की मांगों को अस्वीकार्य बताया है कि ये जो मांग है ये एक तरफा मांगे की जा रही हैं। इससे युद्ध विराम की कोशिशों को बड़ा झटका भी लगा है और क्षेत्र में शांति की पहल एक बार फिर से रुक गई है। जी हाँ, क्षेत्र में शांति की पहल या जो कदम दिख रहे थे वो कहीं चलते नहीं दिख रहे हैं। ईरान जिस भी कारण हो, पब्लिक में तो रेटोरिक उसका बहुत स्ट्रांग है, वो झुक नहीं रहा है पब्लिक में, बट हाँ पीछे बैकडोर्स में इनकी वार्ताएं चल रही हैं, डायरेक्ट कुछ अमेरिकन के साथ भी और अदरवाइज पाकिस्तानीज के ज़रिए भी चल रही हैं और ओमानीज के ज़रिए भी चल रही हैं। बात यह है कि अमेरिका की जो कंडीशंस हैं डेफिनेटली वो मैक्सिमलिस्ट हैं। ईरान कह रहा है ये अनरीजनेबल है, इन ये कंडीशंस रही तो हम मिलके फ़ायदा ही नहीं हमें कुछ। तो ऐसे में पाकिस्तान में जो एक मीटिंग बताई जा रही थी होगी, जिसमें पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर होंगे, ईरान से एक डेलीगेशन आएगी, अमेरिका से अलग डेलीगेशन आएगी, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, और हो सकता है जेडी वैंस भी आए। ये सब लोग आकर के इस्लामाबाद में मिलेंगे और कुछ खाका बनाएंगे एक पीस एग्रीमेंट का। उसके चांस जीरो दिखते हैं फिलहाल। वहीं अमेरिका में ट्रंप की ईरान नीति को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ट्रंप भी ईरान जंग पर कई ऐसे दावे कर रहे हैं जो हकीकत के बिल्कुल विपरीत हैं।